गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली आप लोग अनजाने में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आप क्लास 11 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप क्लास 11 में पहला चैप्टर पढ़ें तो उसमें पहला आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। याद आया कुछ? यस, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही है। तो अब हम ये जो टॉपिक है बहुत थॉरोली, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये समझ आए होता क्या है। हम लोग कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बेयर जो लॉ है उसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी एज ऑन डेट, आज की डेट में इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो एप्लीकेबल हैं। देखिए, मैं लिस्ट बनाई है, आप देखें। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब वर्ड से पढ़िए क्या लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। डिस्क्लोजर का मतलब है जो आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनकी क्या आपने अकाउंटिंग करते वक्त पॉलिसीज़ रखी हुई हैं, वो पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर। AS2 ये रिवाइज हो चुका है, पहले कुछ था, अभी चेंज आ गया है इसमें। हम लोग रिवाइज्ड ही पढ़ेंगे। वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आप जानते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, उनकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप कैश फ्लो बनाते हैं, जिसमें आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से ही बनता है। नाउ AS4 यहाँ है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब इन्होंने बता दिया है कि इन दोनों के ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। बैलेंस शीट 31 मार्च को बनती है। 31 मार्च को बनने के बाद आपकी कोई ऐसी इंसिडेंस है, क्या उन्हें बुक्स में रिपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फ्रेंड्स, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो हमें AS5 में बताना पड़ता है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारा AS1 में जाएगा। मतलब चेंज का मतलब पिछले साल हमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रखी है और इस साल हमने उसमें चेंज किया है, तो अगर वो चेंज है तो वो AS5 की कंप्लाइंसेस माना जाएगा, ठीक है। इसके साथ इन्होंने बोला है प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब है अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 में काम कर रहा हूँ, मतलब 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक की बुक्स बना रहा हूँ, तो इस पीरियड के पहले के अगर कोई एक्सपेंडिचर मैंने P&L में बुक किए हैं या मैंने अपनी बुक्स में एंटर किए हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आप अक्टूबर 16 का कोई बिल है जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में बुक किया है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम होगा, ठीक है। डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग, ये जो AS6 था अब ये ख़त्म हो गया है, ये AS मर्ज हो गया AS10 के साथ में। पहले AS10 फिक्स्ड एसेट्स का होता था, अब ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का AS हो गया है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपकी बिल्डर्स की साइट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें AS7 अप्लाई होता है। AS8 अब एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका AS26 के साथ में मर्ज हो गया है। AS6 पहले था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, अब ये AS आपका AS26 इंटेंजिबल्स का आया है, उसके साथ में इसे मर्ज कर दिया है। आप कहेंगे सर ये हम क्यों बता रहे हैं। आप आज जो भी कोई टीचर पढ़ाएगा वो आपको पढ़ाएगा कि AS
5 है, AS7 है, AS9 है। तो आपके दिमाग में एक क्यूरियसिटी तो रहती है कि भाई AS6 का क्या हुआ, AS8 का क्या हुआ। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी माइनर इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन का। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब है कि भाई आप अपनी इनकम कब कंसीडर कर सकते हैं, कब आप उसे अपनी इनकम मान सकते हैं, कब नहीं मान सकते हैं, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है। तो अब इसका एक बहुत ही डिटेल्ड AS आया है, डेफिनेशंस नहीं आई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड AS है, इसको हम पढ़ेंगे। AS11 है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये AS उन कंपनियों में अप्लाई होता है जो फॉरेक्स में डील करते हैं, जिसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या फॉरेन करेंसी लोन के ट्रांजैक्शन हो रखे हैं। बेसिकली आप अगर इंडियन INR करेंसी में वर्क कर रहे हैं, INR करेंसी के बाहर की कोई भी करेंसी अगर आप उसमें डील करते हैं और उस करेंसी में कोई भी चेंज आता तो उसका इम्पैक्ट आपको अपनी बुक्स में लेना है। सपोज़ कर लीजिए आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट को, $1000 के आपके कस्टमर हैं। अब वो $1000 का अभी रेट सिर्फ 70 रुपीज़ है, मान लीजिए 31 मार्च को 72 रुपीज़ हो जाता है। तो आपको वो 2 रुपये का इम्पैक्ट लेना है, नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें आपको AS11 बताएगा। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो ग्रांट्स मिलती हैं, जैसे आप सपोज कर लीजिए किसी बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी उसमें 50% पैसा हम लगाएंगे, तो वो लगाते नहीं हैं, वो आपसे इनकर्ड करा लेते हैं, उसके बाद वो आपको रिएम्बर्स करते हैं। ठीक है ना? अब जब वो गवर्नमेंट ग्रांट रिएम्बर्स होती है तो उसके कैसे ट्रीटमेंट हमें बुक्स में रखना है, ये AS12 बताता है। AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में हम जैसे किसी भी शेयर में, डिवेंचर में या किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उनके कैसे अकाउंटिंग बुक्स में रखनी है वो बताता है। कुछ परमानेंट कैटेगरी के क्या वैल्यूएशन रूल हैं और करंट इन्वेस्टमेंट के क्या वैल्यूएशन रूल्स हैं। AS14 बताता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन आप जानते हैं, जब दो यूनिट्स को हम मर्ज करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब जब एक एग्जिस्टिंग यूनिट दूसरी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्वायर करती है। तो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन में ये AS बताता है कि कब ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है, कब ये इन द नेचर ऑफ परचेज है और कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी चाहिए। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट है, ये थोड़ा बड़ा AS है और अपने आप में एक पूरी किताब है, बहुत अच्छा AS है। AS16 आपका बोरोइंग कॉस्ट का है। बोरोइंग कॉस्ट में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी प्लांट एसेट्स लेते हैं तो लोन पे लेते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में से कितना कैपिटलाइज करना है, कितना आपको रेवेन्यू में P&L में चार्ज करना है, ये AS16 बताता है। ठीक है ना? AS17 सेगमेंटल रिपोर्टिंग का AS है। सेगमेंटल रिपोर्टिंग से मतलब है कि जैसे आपने अपना ट्रेडिंग P&L बना दिया है, अब ट्रेडिंग P&L के बाद उसमें कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पर बहुत अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ आपको लॉसेज हो रही हैं, तो इन सेगमेंट को अलग से आपको AS17 में बताना पड़ता है। सपोज़ कर लीजिए आपके 10 सेगमेंट हैं जिसमें से 2 सेगमेंट में आपका मोर देन 70% का बिजनेस आ रहा है, तो पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपके कौन से अच्छे सेगमेंट हैं, कौन से ख़राब सेगमेंट हैं, तो वो AS17 में आता है। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र का है। आपके बिजनेस से सपोज कर लीजिए आप हैं और आपने अपनी वाइफ को अपनी बुक्स में, अपने बिजनेस में एज अ सैलरी दे रहे हैं आप उसे, तो बेसिकली जो वाइफ है वो आपकी एक रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज़र में आएगा, मतलब आपके रिलेशन या रिलेटिव्स के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसमें आते हैं। AS19 लीजेस का है। लीजेस में जब हम कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स लेते हैं तो वो 2 तरीके से होती है, एक ऑपरेटिंग लीज, एक फाइनेंशियल लीज। तो कौन सी चीज़ कैसे बुक करनी है ये AS19 बताता है। AS20 हमारा है अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर में जैसे कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। जब शेयर्स अंडर कन्वर्जन होते हैं, अंडर वारंट होते हैं, तो अलग अलग कंडीशन पे EPS कैसे निकाली जाएगी ये AS20 बताता है। ठीक है।
AS21 है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे आप हैं और आपने कई कंपनियों में उनके शेयर ले रखे हैं, तो ऐसी कंपनियां जिसमें आप 51% से ज़्यादा के स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो आपकी एक तरह से सब्सिडरी कंपनी है, और उन सब्सिडरी कंपनियों को जोड़ के आपकी एक ओवरऑल पिक्चर निकाली जाएगी, वो AS21 में बताता है। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम का है। इसमें फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि जो आपकी इनकम टैक्स है और जो कंपनी अकाउंट्स है, उन दोनों में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकम टैक्स में अलाउड होती हैं, जबकि कंपनी अकाउंट्स में हमने बुक्स नहीं कर रखी होती हैं, उन सारे इम्पैक्ट्स को देख के टैक्सेस पर कितना इम्पैक्ट आता है वो बताते हैं। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, AS21 में हम लोग कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। AS23 एज अ इन्वेस्टर होता है कि वो आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो आप अपनी बुक्स में कैसे शो करेंगे। AS24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए है, जब आपके ऑपरेशन कुछ पीरियड के लिए डिसकंटिन्यूड होते हैं तो कैसे रिपोर्टिंग करनी है, AS24 बताता है। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स का है। पहले AS8 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वो अलग था, अब AS26 में ये मर्ज हो गया है। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इंटरिम जॉइंट वेंचर की। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में जब एसेट्स की अगर रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम उस एसेट्स की वैल्यू को कम कर लेते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, और इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं। AS29 प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट से डील करता है, कब हमें प्रोविजन बनाना है, कब हमें उसे कंटिंजेंट शो करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया सारे AS का, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए AS होते क्या हैं, तो इनके बारे में थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि AS होते क्या हैं। थोड़ी थ्योरेटिकल है बट आपको समझ में आएगा, और फिर धीरे धीरे हम एक एक AS को आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, AS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspect of recognition, covering the aspect, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure। नंबर 1 रिकॉग्निशन, कब हमें बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना है। मेजरमेंट का मतलब है कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, एंड डिस्क्लोजर का मतलब है कहाँ क्या डिस्क्लोज करना है। ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह से आपकी बाइबल है, आपके मंत्राज हैं, आपके एक तरह से समझ लीजिए कि रूल्स हैं जो जिसके बेसिस पर आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में बनाएंगे, चढ़ाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द इशू ऑफ, वैसे ऊपर जो 4 वर्ड लिखे हैं उसमें सारी बातें कवर कर दी हैं, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए। 4 वर्ड ये दिए हैं इन्होंने, कौन कौन से? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इन्हीं चीज़ों को उन्होंने लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद recognition of events and transaction, measurement of these transactions and event, presentation of these transaction and event in the financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the reader, and disclosure requirement which should be there to enable the public at large and the stakeholder and the potential investor in the particular to get an insight into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decision। ओके, इसको दोबारा से पढ़ देते हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, जैसे हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ क्रेडिट होते हैं। इसमें ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। अब सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी तो ऐसे बना रही है, कंपनी 1 जो सेल को यहाँ लिखती है और परचेजेस को यहाँ लिखती है, ठीक है जी। फिर एक्सपेंडिचर यहाँ लिखते हैं, इनकम यहाँ लिखते हैं, यहाँ एसेट्स लिखते हैं, यहाँ लायबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरी कंपनी जो है कंपनी 2 बना वो भी ट्रेडिंग पीएल रही है, लेकिन अब उन्होंने ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंटेशन रिवर्स कर दी। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड, यानी कि सेल हम यहाँ लिखेंगे और परचेज यहाँ पे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये तो गलत तरीका है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये गलत है? क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करने के लिए कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनको फॉलो करने के लिए कहते हैं कि भाई ये फॉर्मेट आपको करना चाहिए। तो जब आपको पता चला ना कि ये रूल्स बने हुए हैं कि भाई इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हर बंदा अगर अपनी बुक्स अपने तरीके से बनाने लगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर का मतलब यह है कि जिसने आपकी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं एसेट्स लिख देता हूँ, यहाँ लायबिलिटी लिख देता हूँ, टैली तो तब भी हो जाएगी ना बैलेंस शीट। एक्चुअली आप जो बैलेंस शीट और बुक्स बनाते हैं, उन बुक्स के बेसिस पर आपके जो शेयर होल्डर हैं वो आपकी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। अगर आपने अपनी बुक्स प्रॉपर नहीं रखी, सिस्टमेटिक नहीं रखी, और आपने अपनी बुक्स के साथ में कुछ गलत किया है, मतलब आपने उसमें से फ्रॉड किया है या कुछ भी किया है और बुक्स में ये रिपोर्ट नहीं किया है, तो स्टेक होल्डर को पता नहीं चलेगा और आपके अकाउंट ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे, जिन्हें कहेंगे भरोसे के। इसीलिए एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता है टू वेरीफाई द अकाउंट्स, जिसे हम ऑडिट करना कहते हैं। और उसके बाद फिर उसके बेसिस पर हम अपनी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल बनवाते हैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या और लोगों से, और जो उन्हें सर्टिफाई करते हैं कि यस इनकी बुक्स ठीक है। क्लियर है ना? क्या ज़रूरत है, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं कैसी भी बुक्स बनाऊँ, बट नहीं, बैंक में जाएंगे तो बैंक भी चाहेगा कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अकाउंट सर्टिफाइड हों। क्लियर है ना? यस। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन चारों चीज़ों से डील करता है। इस लाइन को दोबारा पढ़ें, 4th पॉइंट को, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच शुड बी देयर, जो आपकी बुक्स में होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, टू इनेबल द पब्लिक, जो पब्लिक है, एंड द स्टेक होल्डर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर टू गेट, यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, टू गेट एन इंसाइट into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decision। मतलब एक डिसीजन वो ले सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो करते क्या है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। ये स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज़ हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है, ये इसलिए बनाई गई हैं टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। ये वर्ड देखिए कितना बढ़िया लिखा है उन्होंने, एलिमिनेट दी नॉन कंपेरेबिलिटी। अब देखो, अगर एक कंपनी डेबिट क्रेडिट यहाँ लिखे हो, दूसरी कंपनी दूसरी जगह लिखे, तो ये तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना हम लोग। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये एक तो एलिमिनेट करता है, दूसरा क्या करता है? Eliminate of non-comparability of financial statement and thereby improving the reliability of financial statement to the maximal possible extent and provide a set of standard accounting policy, valuation norms and disclosure requirement। क्लियर है ना फ्रेंड्स? होता क्या है, आप लोग थ्योरी पढ़ने से अवॉइड करते हो।
थ्योरी बेसिकली स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। एग्ज़ाम में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं, आपके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर रखी होती है, बट वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आते इन्हीं थ्योरी से है। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइज करूँगा कि रीड द थ्योरी इन लाइन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उसी से आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। आप क्लास आपको अगर बोर लग रही है तो प्लीज़ बियर विद अस, आपको कुछ देर में इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगी। ठीक है, थ्योरी से भागना नहीं है, थ्योरी आपको बहुत बाद में समझ में आएगी। चलिए, अब यह आया है कि क्राइटेरियाज में हम बताएंगे कि हमारे जो एएस हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक बांटा गया है लेवल 1 एंटिटीज, एक है लेवल 2 एंटिटीज और एक है लेवल 3 एंटिटीज। 3 कैटेगरीज की एंटिटीज हैं जिनको फॉलो या कंप्लाई करने के लिए बोला जाता है एएस को। ठीक है, चलिए, तो लेवल 1 एंटिटी कौन है पहले पढ़े। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच फॉल इन एनी वन, वर्ड ध्यान दीजिए, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर वो किसी एक में या एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉलो करते हैं, एट द एंड ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड आर क्लासिफाइड एज लेवल 1 एंटिटीज। ठीक है, चलिए, नंबर 1 पहला है एंटिटीज हुज इक्विटी और डेब्ट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। मैंने सिर्फ लिस्टेड पे अंडरलाइन किया है। ठीक है ना, मैंने सिर्फ क्या किया है, लिस्टेड पे अंडरलाइन किया है, क्योंकि आप उसी से समझ जाएंगे कि होता क्या है। एंटिटीज जिनकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं और पे देखिए लिस्टेड हैं और आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो लिस्टेड हैं या लिस्टिंग कराना चाहते हैं ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब फ्रेंड्स, एक लाइन से, इस लाइन से मैं कई क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्योंकि आपको अगर उसके लाइन को पढ़े तो उसमें लिखा एंटिटीज हुज सिक्योरिटीज और डेट्स आर लिस्टेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, यानी कि जो लिस्टेड है और या लिस्टिंग कराने वाले हैं ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन नहीं बोला है, एनी स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। नंबर 2, बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। इसका मतलब है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों लेवल 1 में आ गए। तीसरा, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर exceed ₹50 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है, जैसे सपोज करो आप मार्च 18 में हैं और मार्च 19 की बुक्स बना रहे हैं, तो मार्च 18 में अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया है तो मार्च 19 में आपको एएस फॉलो करने, आप लेवल 1 एंटिटी हो गए हो। चौथा, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा की आपकी बोरिंग होनी चाहिए एट एनी टाइम। अब फ्रेंड्स, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, एट एनी टाइम। कई लोग क्या करते हैं, इसमें प्ले करते हैं। उन्होंने कहा अप्रैल में हमने लोन लिया और हमने मार्च के पहले उसे कॉर्पोरेट लोन को रिपे कर दिया, तो अप्रैल मई जून में हमारे पास 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसके बाद अब 4 करोड़ बची। तो उन्होंने क्या किया, स्मार्टली प्ले किया। अब आप कहोगे सर बैलेंस 31 मार्च को तो नहीं है, नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर कभी भी 10 करोड़ से ऊपर की आपकी आउटस्टैंडिंग रही है डेट्स की या लोन्स की, तो आप लेवल 1 एंटिटी हो। एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंटिटी ऑफ एनी ऑफ द अबव, इन ऊपर में से किसी की भी होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, मतलब अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी इन कैटेगरीज में फॉल करती है तो मैं भी लेवल हूँ, और अगर मेरी कोई होल्डिंग कंपनीज इन कैटेगरीज में फॉल करती है तो मैं लेवल 1 एंटिटी हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। एक, अगर लिस्टेड है
या लिस्टिंग की प्रोसेस में है। 2 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड है। तीसरा ऐसी कंपनियां जिनका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और चौथा 10 करोड़ से ऊपर के आपके पास डेट्स हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है ना। और होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी इन कंपनियों की, ये हमारी लेवल 1 एंटिटीज है। अब हम बात करते हैं लेवल 2 एंटिटी की। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटीज but fall in any one or more of the following categories are classified as level 2 entities। ठीक है। अब इसमें देखिए इन्होंने लेवल 2 के लिए बहुत सिंपल से क्राइटेरिया रखे हैं। आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ है, ठीक है, नंबर 1। और आपकी जो डेट्स हैं वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। बस अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप लेवल 2 एंटिटी हैं। और लेवल 3 कौन हुई? जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों नहीं है। चलिए मैं अब इसको एक शॉर्टकट तरीके से मेमोराइज करने के लिए लिख देते हैं जो आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं लेवल 1, यहाँ पे लेवल 2, यहाँ पे लेवल 3। पहली, इसमें लिस्टेड और इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ये कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है तो लेवल बनी रहेंगे। नंबर 2, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। नंबर 3, टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 करोड़ से इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या है? टर्नओवर है इन दी रेंज, कितना है? 1 करोड़ से 50 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। नंबर 4, जो डेट्स है, जो लोन्स हैं या डिपॉजिट्स हैं, वो एक्सीड कर रहे हैं 10 करोड़ से। और इसमें क्या है? 1 करोड़ से 10 करोड़ के अगर बीच में है। नाउ 5th, होल्डिंग और सब्सिडरीज ऑफ एवब, अगर इनमें से किसी एक की भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो आ जाएगा होल्डिंग एंड सब्सिडरीज ऑफ एवब। ठीक है, तो टेक्निकली अब आप ये समझ रहे हैं कि लेवल 3 एंटिटी तो सारी होती हैं जिसका 1 लाख टर्नओवर है या 1 करोड़ टर्नओवर है। 1 करोड़ तक आपका लेवल 3 है। 1 करोड़ क्रॉस करते ही आप लेवल 2 पे पहुंच गए और 50 करोड़ क्रॉस करते ही आप लेवल 1 पे पहुंच गए। क्लियर है ना फ्रेंड्स? यस। सो ये आपकी कुछ मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दी थी थोड़ी देर पहले जब समझा रहा हूँ तो मैं। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, तो हम इसको समझते हैं। पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कंपनीज और दूसरा है एप्लीकेबिलिटी, नीचे है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉरपोरेट
एंटिटी। ठीक है जी, हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी है, एबिलिटीज नहीं है, ऑफ एएस। ठीक है, एक है हमारी कॉरपोरेट और एक है नॉन कॉरपोरेट। ठीक है, और ये एएस नंबर है। तो AS1 दोनों में एप्लीकेबल है, यस है। ठीक है, AS2 इसको ऐसे करने में आपको बेनिफिशियल रहेगा, AS2 दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है जी, AS4, AS3 हट गया, ध्यान रखिएगा, AS5, ठीक है जी, AS7, AS9, AS10, AS11, AS12, AS13, AS14, AS16, AS18। ये सिर्फ कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल होता है, नॉन कॉर्पोरेटिव में नहीं होता है। AS22 ये दोनों में एप्लीकेबल होगा। AS24 ये कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल है, नॉन कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल नहीं है। और AS26 ये दोनों में एप्लीकेबल है। तो आपने देखा कि इसमें जो ऑड वन है वो कौन से हैं, एक तो AS18 और एक AS24। ये दोनों AS जो हैं वो हमारे सभी लोगों, मतलब सभी नॉन कॉर्पोरेट पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है, चलिए, इससे पहले फ्रेंड्स एक हमको डेफिनेशन समझनी होगी SMC की। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं, SMC की डेफिनेशन को समझते हैं। क्योंकि उस तब आपको ये समझ में इजीली आएगा। SMC का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। SMC का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। ठीक है, किन्हें हम SMC बोलेंगे और फिर बाकी जो बचेंगे वो नॉन SMC से। ठीक है, तो नंबर 1, whose equity or debts are not listed. Number 2, who is not a bank or इंश्योरेंस कंपनी। जो लेवल 1 की क्राइटेरिया है वही है। नंबर 3,
टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ in previous financial year. Number 4, borrowing does not exceed 10 crore in previous financial year. Number 5, not a subsidiary or holding of a company which is falling in 1 to 4। कुल मिला के ये सारी कंडीशन आपको पता है, ये लेवल 1 की कंडीशन है। तो जो लेवल 1 एंटिटीज़ की कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हो रही तो उन्हें हम एसएमसी कहते हैं। तो फिर नॉन एसएमसी कौन हो गए? नॉन एसएमसी वो है जो विच इज नॉट फॉलिंग इन एसएमसी डेफिनेशन। जो एसएमसी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं वो आपके नॉन एसएमसी हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि जो ये एएस एप्लीकेबल हो रहे हैं ये तो सब पर है। अब हम बात करते हैं कि एसएमसीज और नॉन एसएमसीज में क्या है। ठीक है जी। सो एसएमसीज एंड नॉन एसएमसीज। AS3 इस पर एप्लीकेबल नहीं है, बट इस पर एप्लीकेबल है। AS17 इस पर एसएमसी पे एप्लीकेबल नहीं है, बट नॉन एसएमसी पर एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं AS21 की। AS23, AS27, AS15, AS19, AS20, AS28, AS29। तो जो हमने इससे पहले लिस्ट बनाई थी उसमें आप देखें कि ये एएस जो है 1 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 22 ये तो सब पे एप्लीकेबल होने हैं, और 26। AS18 और AS24 सिर्फ कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, फर्मों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर एक डेफिनेशन आई एसएमसी की। एसएमसी में डेफिनेशन में मैंने बताया कि जो लेवल 1 की कंडीशन है, जो कंपनियां उसको फॉलो नहीं करती हैं वो आपकी एसएमसी कहलाएंगी। तो ये एसएमसी में कोई भी एएस एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एसएमई की। एसएमसी ये एप्लीकेबल होता है कंपनी के केस में। कंपनी दो तरीके की हो सकती हैं, एसएमसी और नॉन एसएमसी। अब हम बात करते हैं एसएमई की। है यही, बट थोड़ा अलग से समझाना पड़ेगा। एसएमई, एसएमई का मतलब है
स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज, ठीक है। इंटरप्राइजेज और उसमें फ़र्क आप समझता हैं, सी लग गया तो कंपनी है और ई लग गया तो इंटरप्राइजेज है। तो अगर कोई एसएमई है और अगर कोई नॉन एसएमई है, सो AS3, AS17, AS18, AS24, AS21, AS23, AS27, AS15, AS19, AS20, AS28, AS29 और AS25, ठीक है जी। यहाँ पर बता दें कि लेवल 2 और लेवल 3 में, लेवल 2 पर एप्लीकेबल नहीं है, ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसके आगे मैं लिख देता हूँ लेवल 2, लेवल 3, ठीक है जी। AS18 सिर्फ लेवल 3 में नॉट एप्लीकेबल है, AS24 सिर्फ लेवल 3 में नॉट एप्लीकेबल है। कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए एक बार रिवाइज इसको समराइज कर देंगे, ओके। ये 2 और 3 दोनों में ही नॉट एप्लीकेबल है। तो एक काम करते हैं, इसको एक प्रॉपर तरीके से समराइज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, सो अब मैं जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं एप्लीकेबिलिटी के लिए। यहां पर आ जाएंगी कंपनी और यहां पर आ जाएंगे नॉन कंपनी, ठीक है। नॉन एसएमई, एसएमसी, एसएमसी दो तरीके की हैं। इसमें हम लेते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब सारे एएस को हम यहां लिखते हैं। पहले जो एप्लीकेबल्स हैं उनको लिखेंगे एक सीक्वेंस में, एएस नंबर्स, AS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 6 नहीं, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, ठीक है ना। इससे आपको पूरी क्रेडिट आएगी। ट्वेंटी नाइन तक। अब इसके बेसिस पर हम देखें कि पहले किन पर एप्लीकेबल है, ठीक है। सो AS1 जिन पर एप्लीकेबल है उस पर हम ग्रीन टिक करते हैं। ठीक है। AS2, AS3 जो एप्लीकेबल नहीं है, अभी बताया था हमने कि SMC पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। SMC पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद सॉरी नॉन SMC पर एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर जो है लेवल 2 पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि लेवल 1 पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर ये मैंने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस को मैं रेड कलर से करूं तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। वाह, एक काम करते हैं, पहले ग्रीन वाले कर लेते हैं, ठीक है, उससे क्लैरिटी रहेगी। अब AS4 की बात करते हैं। AS4 सब पर एप्लीकेबल है। AS5 सब पर एप्लीकेबल है। AS7, AS9, AS10, AS11, AS12, AS13, AS14, ठीक है। अब AS15 की बात करें तो AS15 सिर्फ एक आपकी नॉन SMC और लेवल 1 एंटिटी पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए AS16 की बात करें तो AS16 सब पर एप्लीकेबल है। AS17 आपका सिर्फ इन जगह एप्लीकेबल है। AS18 कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल है। AS19 सिर्फ लेवल 1 एंटिटीज में। AS20, 21, 22 सब पे एप्लीकेबल है। 23, 24, 25, 26 सब पे एप्लीकेबल है। 27, 28 एंड 29 भी ओनली 1, ठीक है जी। क्रॉस लगा दें हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 25 के क्रॉस लग जाएंगे।
24 के क्रॉस 23 के क्रॉस 21 20 19 18 17 15। ठीक है जी। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको एक ओवरव्यू दिया है जिससे आपको ये पता रहे कि ये आपके कौन कौन से एएस एप्लीकेबल हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये पूछेंगे ही, बट पता ज़रूर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, आई होप ये बेसिक क्लास आपको बहुत क्लैरिटी दे के गई। थैंक यू वेरी मच।